उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें एक सीट बद्रीनाथ भी है। अब बद्रीनाथ पर कांग्रेस किसे मैदान में उतारने जा रही है और बीजेपी भी इस सीट पर किसे उतारेगी और किस तरह के सियासी समीकरण इस सीट पर बन रहे हैं, इस सब पर हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। सबसे पहले बात करते हैं कि इस सीट पर अब तक कौन जीता आया है। तो पिछले 5 चुनावों को अगर हम देखते हैं तो इस सीट पर 3 बार कांग्रेस जीती है और 2 बार बीजेपी। इस सीट पर कांग्रेस के विधायक राजेंद्र सिंह भंडारी के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये सीट खाली हुई है। अब बात करें कि इस सीट पर कांग्रेस किसे मैदान में उतार सकती है, तो सूत्रों की माने तो कांग्रेस पार्टी का एक धड़ा चाहता है कि गणेश गोदियाल इस सीट से लड़े। तो और उसकी वजह यह है कि गणेश गोदियाल ने लोकसभा चुनाव पूरे दमखम से हाल फिलहाल में लड़ा है और मार्जिन को पिछले चुनाव की तुलना में करीब 1.5 लाख तक कम कर दिया। जब खुद गणेश गोदियाल से इस सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं, जो यहाँ काफी समय से ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनिए। और मैं बहुत ही विनम्रता के भाव से ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यकर्ता उस विधानसभा क्षेत्र के जो हैं और जो ईमानदारी से पार्टी के प्रति काम करते हुए पार्टी के प्रति ईमानदारी से बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन टिकट तो एक ही को मिलेगा ना। तो पार्टी आकलन करेगी और जो वहां के हमारे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, ये उनका हक है, ये हक उन्हीं को मिलना चाहिए। मैं जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं जितनी मेरी हैसियत और ताकत है, मैं अपनी पूरी हैसियत और ताकत से वहां के प्रत्याशी के कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताने के लिए पूरी मेहनत से काम करूंगा। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल को हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट पर 23,600 वोट मिले थे। तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी को इसी बद्रीनाथ सीट से 31,845 वोट मिले थे, मतलब करीब 8,000 वोट कम मिले। वहीं हम बात करें पिछले 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में, तो इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी जीते थे, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2022 में कांग्रेस को 32,661 वोट मिले और बीजेपी को 30,995, यानी मात्र 1,000 वोटों से बीजेपी हार गई थी। अब राजेंद्र भंडारी खुद बीजेपी में आ गए हैं, तो क्या बीजेपी भंडारी को इस सीट पर टिकट देगी या फिर किसी और को? बता दें कि राजेंद्र सिंह भंडारी के प्रतिद्वंदी पिछले चुनाव में महेंद्र भट्ट रहे हैं, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो ऐसे में क्या महेंद्र भट्ट राजेंद्र भंडारी को इस सीट से मैदान में उतारने के लिए सहमत होंगे या नहीं, ये देखना होगा। वहीं कांग्रेस से कई दावेदार हैं, लेकिन किसे कांग्रेस मैदान में उतारती है, ये देखना होगा। बद्रीनाथ सीट पर सियासी समीकरण और क्या कुछ कहते हैं और बीजेपी और कांग्रेस किसे इस सीट पर उतार सकती है, इस पर वरिष्ठ पत्रकार हैं जय सिंह रावत, क्या कुछ उनका विश्लेषण है, आइए सुनिए। उत्तराखंड विधानसभा की दोनों खाली सीटों पर उपचुनाव की तिथियां तय हो चुकी हैं और राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी। फिलहाल तो जो बद्रीनाथ सीट है उसके लिए जो कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी पर्यवेक्षक अपने तय कर लिए हैं, ताकि जो आपके जिताऊ प्रत्याशी का चयन कर सकें। तो मेरे ख्याल से जो बीजेपी की तरफ से वो तो पर्यवेक्षक तो की बात जो है वो तो केवल औपचारिकता है, वरना राजेंद्र भंडारी ने पिछली बार अपनी जीती हुई सीट खाली की है बीजेपी के कहने से, तो उनको टिकट मिलना लगभग तय ही माना जा रहा है। इधर अभी कांग्रेस की तरफ से वैसे तैयारी तो लगभग बुटोला कर रहे हैं। बद्रीनाथ के इसके जोशीमठ के ब्लॉक प्रमुख प्रकाश रावत भी कर रहे हैं और एक बात वो भी पार्टी का ये भी विचार है कि गणेश गोदियाल जैसे दमदार प्रत्याशी चुनाव लड़े तो उसमें जीत की ज़्यादा संभावना उनकी बन सकती है, क्योंकि वो अभी तो अच्छा उन्होंने किया, भले हार गए हों, अच्छा चुनाव उन्होंने लड़ा है। और दूसरी बात यह है कि बद्रीनाथ मंदिर समिति के वो अध्यक्ष भी रहे हैं और भले उनका चुनाव क्षेत्र उधर लगभग उसी अगल बगल के ही रहने वाले हैं, उनकी वाकफियत बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के बतौर उनके संपर्क भी बहुत अच्छे वहाँ पर हैं। लेकिन लगता नहीं कि वो ये चुनाव लड़ना चाहेंगे, क्योंकि अभी अगर बाय द वे किसी वजह से हार हो जाती है तो लोकसभा चुनाव हारना, फिर विधानसभा चुनाव हारना, फिर एक इमेज पर असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो अल्टीमेट प्रत्याशी हो संभावित है वो या तो लखपत बुटोला हो सकते हैं या प्रकाश रावत हो सकते हैं। कुछ लोग तो चर्चा ये भी चला रहे हैं कि भाई राजेंद्र भंडारी जी की पत्नी है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं चमोली की, रजनी भंडारी ने, उन्होंने वो अभी कांग्रेस में है, उन्होंने अपने पति के साथ बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। तो ये भी हो सकता है कि कांग्रेसी उनको ही भी चुनाव लड़ा सकती है।
तो राजनीति में संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। जैसे राजनीति में कोई न तो स्थायी दुश्मन होता है, न स्थायी दोस्त होता है, तो कुछ भी हो सकता है। बहरहाल यहाँ पर जो अगर कांग्रेस भी पूरी ताकत लगाएगी कि ये सीट, क्योंकि कांग्रेस की सीट थी, राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने इस सीट छोड़ी है, तो सीट तो कांग्रेस ही की थी, तो वो सीट को रिगेन करने के लिए कांग्रेस का पूरा प्रयास होगा। इधर बीजेपी चाहेगी कि वो उनकी अभी स्ट्रेंथ विधानसभा में 47 है, वो 48 करना चाहेंगे, तो हो तो जीत का अपना जगरनॉट जिसे कहते हैं वो आगे बढ़ाना चाहेंगे ही, उसके बाद आगे तो उनका भी है। लेकिन अभी ये भी हो रहा है कि जो भंडारी जी के समर्थक हैं, राजेंद्र भंडारी जी, वो जीत के प्रति तो हैं आश्वस्त, लेकिन उनको डर है कि कहीं पार्टी के अंदर ही भीतरघात न हो जाए, क्योंकि बीजेपी के अंदर चमोली ज़िले में राजेंद्र भंडारी को लेकर काफ़ी असंतोष भी है, उनको मतलब कटुता भी है कि वो तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारा जुट जाए। पिछले चुनाव में भी वो ज़्यादा मन से नहीं थे। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में आपके चमोली की थराली और दूसरी सीट से आपका काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट सीट से एक अच्छी मार्जिन से बीजेपी की जीत हुई, लेकिन चमोली इसके बद्रीनाथ सीट पर कम मार्जिन रहा, लगभग 6,500 7,000 के बीच रहा, जबकि उन पर काफ़ी डबल हो रहा है। तो इसका मतलब लोगों ने ये लगाया है कि भंडारी जी के आने से, बीजेपी में आने से उनको ज़्यादा फ़ायदा होने के बजाय थोड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन भंडारी का अपना संगठन, अपना दारोमदार है। भंडारी ने निश्चित रूप से काम काफ़ी किए हैं, उस चमोली ज़िले में ही काम किए हैं, उनकी पत्नी ने अच्छे काम किए हैं, तो कुछ अपने काम के बलबूते पर भी उनको वोट मिलती है। उनका अपना युवाओं में अपना उनका अच्छा है, तो अगर जो चुनाव लड़ेंगे तो उनको अपने दम पर वो ज़्यादा उनको भरोसा होगा। और बीजेपी चाहे एक्स्ट्रा सचमुच ईमानदारी से उनका करेगा तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता, लेकिन उनको भीतरघात की बहुत संभावना है, क्योंकि अभी चर्चा ये भी है, देखिए कि जब से राज्य बना वो और भंडारी जी और ये महेंद्र भट्ट जो इसमें एमपी है और विधान इसके उत्तराखंड कांग्रेस के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, तो इनका प्रतिद्वंद्विता रही है। पहले वो सीट नंद ब्याह के नाम से जानी जाती थी, उसके बाद डिलिमिटेशन हुआ, 2006 का डिलिमिटेशन है, तो 2012 के बाद वो बद्रीनाथ सीट के नाम से दोबारा उसका डिलिमिटेशन होने की वजह से नई क्षेत्र आए कुछ कट के, उसका नाम बद्रीनाथ हुआ। तब भी क्या कहते हैं, महेंद्र भट्ट और राजेंद्र भंडारी ही दोनों आपस में टकराते रहे हैं। तो राजेंद्र भंडारी उस सीट पर कांग्रेस की तरफ से भी जीते हैं और निर्दलीय के तौर पर भी जीते हैं, जबकि महेंद्र भट्ट केवल बीजेपी के नाम से, बीजेपी की तरफ से ही वहाँ पर चुनाव जीतते रहे हैं। ये स्थितियाँ हैं। पिछले 2022 में राजेंद्र भंडारी ने महेंद्र भट्ट को लगभग 2000 वोटों से परास्त किया था। तो ये कट्टर प्रतिद्वंदी हैं एक दूसरे के। तो देखते हैं, राजनीति में कहेंगे कि स्थायी दोस्ती नहीं होती तो अस्थायी दुश्मनी भी नहीं होती है, परिस्थितियों के हिसाब से ये सब बदलता रहता है। अगर बीजेपी पूरा जोर लगाएगी तो बीजेपी की संभावना वहाँ काफ़ी है। दूसरी तरफ से गणेश गोदयाल के अलावा अगर लखपत बुटोला भी युवा हैं, दोनों राजेंद्र भंडारी और वो दोनों एक ही ब्लॉक के हैं, पोखरी ब्लॉक के हैं, और दोनों का लगभग आधार एक जैसा ही है, तो वो कांग्रेस के कैंडिडेट भी कमज़ोर नहीं माने जा सकते हैं। तो लेकिन राजेंद्र भंडारी एक बार जीते हुए हैं, तो वो सारी परिस्थितियाँ देखते हैं। राजनीति का ऊँट कब क्या करवट बदलता है, पहले प्रेडिक्शन करना मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। तो जय सिंह रावत जी ने जैसे कहा कि राजनीति में कोई स्थायी ना तो दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन, वहीं राजेंद्र भंडारी की पत्नी को भी टिकट मिलने की संभावनाएं जय सिंह रावत जी ने बताई हैं। इस सीट पर आपको क्या कुछ लगता है कि कौन सी पार्टी किस प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।